गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम पिछले कई दिनों से भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम पाषाण काल के पार्ट 2 लाए हैं। इसके पहले हमने पाषाण काल के पार्ट 1 लाए थे। हमने उसमें आपको ये बताया था कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है और उनके बारे में, स्थलों के बारे में हमने दिखाया था कि भारत में इन पाषाण काल से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। ये हमने इंडिया के फिगर बनाकर आपको दर्शाया था। इसके बाद अब उसकी दूसरी पार्ट ये है कि पाषाण काल के अंतर्गत अब हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब हमें पढ़ना है उसकी संस्कृति। हर टाइम पीरियड की अपनी अपनी एक संस्कृति थी, वो हमें जानना है। दूसरा, युग, किस युग में कौन से स्थल थे। तीसरा है उपकरण, मेन यही इसी को याद करना है, कौन से किस कालखंड में कौन कौन से उपकरण पाए गए हैं। इसके बाद कच्चे माल, कौन कौन से कच्चे माल के वो औजार बनाए जाते थे। इसके बाद जीवन, ये कालखंड का जीवन यापन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद विशेषता, कि हर एक कालखंड की अपनी विशेष विशेषता होती थी। हमें यही 4-5 चीज़ों को ध्यान में रखना है। और मैंने पाषाण काल के लिए बहुत ही सिंप्लीफिकेशन ये नोट्स आपके लिए बनाया है। केवल एक बार देखने से आप 2 कालखंडों के बीच तुलना आराम से कर सकते हैं और मेंस में बहुत आराम से इस देखकर लिख सकते हैं। तो जब भी पढ़िए तो ऐसे अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ कर, निचोड़ कर उसको नोट्स बनाइए, ना कि हूबहू किताब की फ़ोटोकॉपी नहीं करनी है, जो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर होते हैं कि वो कॉपी कर लेते हैं और वही आपके सामने दिखा देते हैं। वैसे पढ़ाई नहीं होती है। तो पढ़ाई का मतलब है आप खुद पढ़ें और उसको तोड़ मरोड़ कर निचोड़ लीजिए उसका क्रैक्स, और फिर उसके बाद नोट्स बनाइए। तो हमने वही आपके लिए किया है। तो इसको आप याद कर लेंगे तो आपको पाषाण काल 90% कंप्लीट हो जाएगा और 10% के लिए आपको फिर बुक पढ़ना होगा। तो आइए दोस्तों, हम पूरा पाषाण काल को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। अब हम देखेंगे इन सब की संस्कृति के बारे में, देखेंगे कि हर एक संस्कृति की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता रही है। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल, इसकी संस्कृति कैसी रही है? तो हस्त कुठार, ये हस्त कुठार का मतलब है क्रोड संस्कृति। क्रोड संस्कृति का मतलब ये है कि पत्थर के औजार के आधार पे, जिस प्रकार के औजार मिले हैं उसके आधार पे ये संस्कृति रखी गई है। जैसे ये पत्थर मिला जो पहले बार मानव बन रहे थे, बंदर से इंसान बनने के रास्ते में थे, उनको जैसे पत्थर मिला वैसे ही इनको उन्होंने अपना औजार बना लिया, तो इसे क्रोड कहा गया। इस पत्थर को क्रोड कहा गया। तो ये क्रोड संस्कृति कहलाया। फिर कुछ समय के बाद, कुछ 100 साल 200 साल के बाद, उनको पत्थर को घिसते 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 कभी अचानक से इस पत्थर को उन्होंने फोड़ दिया तो इसमें से पतली सी ये निकल गई, इसका किनारा उखड़ गया। तो ऐसे ऐसे इसमें से उखड़ गया, तो ये जो निकला इसे हम फलक कहते हैं। तो अगली बार फलक संस्कृति आई, तो ये फलक कहलाता है। तो क्रोड के बाद फलक संस्कृति। इसके बाद आती है उत्तर पूरा पाषाण काल, ब्लेड संस्कृति। कुछ और उन लोगों को ज्ञान हुआ तो उन्होंने क्या किया कि ये जो मिला ऐसे धारदार, तो इसको बहुत ही पतला किया गया पत्थरों को, और पतला करके एकदम नुकीला बनाया गया, तो इसे को हम ब्लेड कहते हैं। तो इस काल में इस टाइप के हथियार औजार बहुत ज़्यादा मिले, इसलिए इस उत्तर पूरा पाषाण काल को हम ब्लेड संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर है
सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, इसका मतलब कि मध्य पाषाण काल, यहाँ आते आते इन लोगों के औजार बहुत कुछ परिष्कृत हो चुके थे और यहाँ आते आते ये लोग अपना हथियार को, औजार को बहुत छोटे छोटे नुकीले नुकीले औजार बनाने लगे। तो उसी के आधार पे इस काल का संस्कृति सूक्ष्म पाषाण कहा गया, माइक्रोलिथिक ये कहा गया। इसके बाद चिपिंग चॉपिंग, या इसी को हम कहते हैं पॉलिशदार। पॉलिशदार यानी कि अब हथियार जो औजार बनाते थे वो बिल्कुल ही पॉलिश किया हुआ रहता था, चमकता था। यानी कि यहाँ से ऐसे ही पत्थर बना, फिर इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, फिर परिवर्तन, और यहाँ आते आते उनके हथियार बहुत ही परिष्कृत किस्म के होने लगे, चमकदार होने लगे। तो इस आधार पे इसकी ये संस्कृति नाम दे दिया गया। तो ये रहा संस्कृति। इसके बाद अब हम देखेंगे युग, कौन से युग में कौन से ये रही है। पहला युग है प्लेस्टोसीन युग, इसका मतलब है हिम युग। इसका मतलब ये है कि ये उस युग की बात हो रही है जिस युग में पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, ये उस युग की बात हो रही है। तो उस युग में ये हमारे यहाँ मानव सभ्यता की शुरुआत होती है, तो उसे हम प्लेस्टोसीन युग कहते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल भी वही युग है, प्लेस्टोसीन युग हिम युग में ही आता है। ये भी उत्तरपुरा पाषाण काल भी हिम युग में ही आता है। यानी कि पूरा उत्तर, ये पूरा पाषाण काल ये हिम युग में आता है। इसके बाद जब जलवायु में परिवर्तन हुआ, बर्फ़ पिघलने लगी, तो फिर वो दूसरे युग का नाम दिया गया, उसे होलोसिन युग नाम दिया गया। और इसके बाद के जितने भी युग हैं वो सब होलोसिन युग में आते हैं। तो इस तरह से ये युग भी थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद उपकरण हैं, कौन कौन से उपकरण बनाए गए, जैसे खंडक, गड़ासा, क्रोड, इसी के नाम पे क्रोड संस्कृति पड़ी, विदारणी, चौपड़। तो इस तरह के हथियार या उपकरण बनाए गए निम्नपुरा पाषाण काल में। इसके बाद मध्यपुरा पाषाण काल में खुरचनी, जिसे हम खुरपी के नाम से जानते हैं, बेधक, छिद्रक यानी छिद्र करने वाला नुकीला बनाया गया, फिर तछणी या ब्लेड टाइप का बनाया गया। तो इस काल में ये बनाया गया उपकरण। उत्तरपुरा पाषाण काल में बनाया गया तछनी, छिद्रक, खुरचनी, ये वही पहले वाला चला, लेकिन चेंज क्या हुआ इसमें, पहले तो पत्थर से बन ही रहा था, इसमें चेंज किया गया, हड्डी और प्लस हाथी दांत के औजार बनाए गए। तो यहाँ से चेंज आना शुरू हो गया, इन लोगों के दिमाग में नई नई बातें आने लगी कि केवल पत्थर से ही नहीं, पत्थर से भी मजबूत हड्डी होता है। तो जानवरों के हड्डी से वो लोग अपना औजार बनाना शुरू कर दिए। तो पहली बार उत्तरपुरा पाषाण काल में इन लोगों के औजार चेंज होने लगे। इसके बाद सूक्ष्म पाषाण काल में कम कठोर तथा अति सूक्ष्म औजार मिले। इसका मतलब यह है कि पहले से जो हथियार ये औजार बना रहे थे वो तो औजार है ही इसमें, साथ ही साथ हड्डी और हाथी दांत के जो औजार बने वो भी इस युग में बने। फर्क इतना है कि ये सब बड़े बड़े औजार बनाते थे, यहाँ अति सूक्ष्म बनता था, अति सूक्ष्म एकदम छोटे छोटे बनते थे। छोटे छोटे जानवरों को मारने के लिए ये लोग इस तरह का उपकरण का प्रयोग करते थे। और चूंकि दूर तक जान जब छोटा रहता है तो दूर तक इसको फेंक कर मारा जा सकता है, शिकार किया जा सकता है, इसलिए सूक्ष्म औजार बनाने पड़े। इसके बाद जो अगला क्रम है चिकना एवं पॉलिशदार, जो नवपाषाण काल में औजार बन तो यही सब औजार रहे हैं, लेकिन अब उन औजारों को और अधिक चिकना बनाया गया, पॉलिशदार बनाया गया। तो ये परिवर्तन आया। तो इतिहासकार कैसे कालक्रम को पता लगाए, तो इन्हीं औजारों को आधार बना करके कुछ औजार जो अत्यधिक पॉलिशदार मिले उसको उन्होंने नवपाषाण काल में रख दिया, जो औजार ये पॉलिशदार नहीं मिले उनको इन सब युग में रख दिया गया। तो इसी के आधार पर हमारे पुरातत्ववेदा ये इतिहास का बंटवारा किए। इसके बाद कच्चे माल, कौन कौन से कच्चा माल का उपयोग वो लोग करते थे, तो निम्नपुरा पाषाण काल में क्वार्टरजाइट, स्फटिक जिसे हम कहते हैं, या और बलुआ पत्थर, इन सब पत्थरों का ये लोग यूज करके अपना बनाते थे। इसके बाद मध्यपुरा पाषाण काल में जैस्पर और चर्ट, ये सब पत्थर के नाम थे उस समय,
वही पत्थर के ये लोग बनाते थे। इस काल में भी उसी पत्थर का यूज होता था। इस काल में थोड़ी सी पत्थरों में चेंजिंग आई, जिसको हम फ्लिंट या क्रोमोलियन, ये चट्टान पत्थर का नाम दिया गया। इसका इस यूज में ज़्यादा हथियार मिले हैं। इसके बाद हड्डी उपकरण बहुतायत मात्रा में नवपाषाण काल में मिलने लगे हैं और रगड़ कर चिकना किया जाता था, पॉलिशदार बनाया जाता था। तो ऐसे यहाँ के औजारों में भिन्नता थी। इसके बाद अब हम देखेंगे जीवन कैसा होता था इन लोगों का। बिल्कुल ही आखेटक यानी कि शिकारी जीवन था। कुछ चीज़ों का इनको ज्ञान ही नहीं था, कोई चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए इनका जीवन आखेटक शिकारी टाइप का था। आगे भी जीवन शिकारी ही रहा, आगे भी जीवन थोड़ा सा बदलाव हुआ, उन लोगों के दिमाग में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ कि जब हमें भूख लगती है तो हम शिकार करते हैं, खा लेते हैं, फिर भूख खत्म हो जाती है। तो उन लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया कि रोज़ रोज़ हम शिकार करने से अच्छा है कि एक शिकार एक दिन करें और फिर 10 दिन तक उसको खाएं। तो वही खाद्य संग्राहक कहलाया, यानी कि शिकार करते थे और खाने पीने की चीज़ों को फिर संग्रह करके रखने लगे। इससे धीरे धीरे उनके दिमाग में चेतना आई और तब जाकर के वो अब सोचने लगे धीरे धीरे। तब जाकर के अगले युग में मध्यपाषाण में आखेटक यानी शिकार तो करते ही करते थे, प्लस में खाद्य संग्राहक यानी खाद्य पदार्थ का वो संग्रह भी करते थे और साथ ही साथ वो एक नया और काम करने लगे, पशुपालन करने लगे, ताकि पशुओं से उनको मांस मिलता था, दूध मिलता था। तो इन सब से अब उनका जीवन थोड़ा थोड़ा बेहतर होने लगा। और इसके बाद नवपाषाण काल तो अचानक से चमत्कार ही हो गया। जैसे यहाँ स्थायी जीवन व्यतीत होना शुरू हो गया, कृषि का आविष्कार हुआ इस काल में और मृदभांड संस्कृति यहाँ से आई, जिसमें बर्तन बनाने की नई व्यवस्था बनी। तो इसलिए इसे नवपाषाण काल कहा गया कि नया ये पत्थरों का युग शुरू होता है। तो ये है इन लोगों का जीवन। अब इन जीवन की विशेषता क्या है, या इस पूरे निम्न पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है? ये विशेषता है प्रकृति पर आश्रित, कुछ था ही नहीं उन लोगों को ज्ञान, बस खाना है सोना है, बस प्रकृति पर आश्रित यायावरी जीवन था, यानी कि घूमने फिरने वाले इनके जीवन था। इसके बाद आग से ये परिचित नहीं थे, आग तो देखते थे आग से, लेकिन ये परिचित नहीं थे ये कि ये होती क्या चीज़ है। कृषि से परिचित नहीं थे, पशु से परिचित थे ये, परंतु पशुपालन इनको करना नहीं आता था। आसपास पशुओं को तो देखते ही थे, लेकिन पशु पाला भी जाता है ये ज्ञान नहीं था इन्हें। पत्थर के औजार तो बहुत मिले, इन्हीं पर इनकी संस्कृति फिक्स की गई, लेकिन वो सब बेमेल ढंग के मिले, कोई उसका निश्चित आकार नहीं था। इसके बाद बर्तन मृदभांड वास्तुकला से अपरिचित थे। कंदराओं में, गुफाओं में, नदी किनारे इनका आवास स्थान होता था। तो ये हमेशा घूमते फिरते रहने वाले ये प्राणी होते थे, कहीं भी इनका ठौर ठिकाना नहीं होता है। यही सेम कंडीशन मध्य पूरा पाषाण काल में भी चलता है। फिर यही विशेषता उत्तर पूरा पाषाण काल में भी चला, लेकिन इसमें थोड़े से परिवर्तन आया इनके जीवन में। वो थोड़ा सा परिवर्तन चेंजिंग क्या आया कि वे लोग अब चित्रकारी करने लगे। जिस गुफा में रहते थे, अब जैसे ही वो खाद्य संग्रह करने लगे तो 10 दिन का उनके पास एक्स्ट्रा भोजन आ गया, तो वो अब बाहर जाते नहीं थे। जिस गुफा में रहते थे बैठे बैठे वो अपना औजार से ठुक ठुक किया करते रहते थे। तो चित्रकारी वैसे अपने आप बन गई उनकी, देखते देखते चीज़ों की वो वैसे चित्र बनाने लगे। तो वहीं से चित्रकारी कला का विकास हुआ। प्लस में बैठे बैठे वे पत्थरों को तोड़ते रहते थे, इससे मूर्ति कला का विकास हो गया, चित्रकला का ये सब विकास हुआ। तो थोड़ा सा चेंजिंग आया, बाकी सारा जीवन यही था इनका, चेंजिंग सिर्फ यही आया। यहीं से होमोसेपियंस का विकास हुआ, जो हम कहते हैं कि वो बुद्धिमान मानव का विकास होना हुआ शुरू हुआ। जैसे ही बुद्धिमान हुआ वैसे ही वो चित्रकारी करने लगा। इसके बाद जो आती है विशेषता मध्य पाषाण काल से, यहाँ से मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जलवायु में परिवर्तन आना शुरू हुआ। अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक पूरा हिम युग चल रहा था। जैसे ही बर्फ़ पिघला, पृथ्वी से
बर्फ़ पिघली तो गर्मी आया, तो नए नए पेड़ पौधे उगने शुरू हुए, तो जलवायु में परिवर्तन आया। तो इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इन मानवों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, तो ये गुफा में चित्रकारी करने में निपुण होते गए। मानव के दफनाने का साक्ष्य मिलता है यहाँ, यानी कि यहाँ से मनुष्य अब थोड़े थोड़े ये समझने लगे कि हम मनुष्य अगर मर जाते हैं तो इसको अगर दफना दें तो फिर ये मिट्टी में मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे बदबू देगा, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं हो पाती है। फिर इसके बाद मनुष्य अस्थायी जीवन की ओर अग्रसर होना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो साल में 2 महीने एक जगह रहे, 3 महीने रहे, 6 महीने रहे, इस तरह से करते करते वो फिर साल में सालों भर एक जगह पे रहने लगे। तो ये कहलाया मध्यपाषाण काल की ये विशेषता रही। बाकी नवपाषाण काल में इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। जैसे अभी आप लोगों को लॉकडाउन के बाद ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, वही पूरी तरह से जीवन ये बदलने वाला था नवपाषाण काल। तो इनका विशेषता क्या है भाई, अस्थाई जीवन। अब जहाँ अस्थाई जीवन हो गया, अब यहाँ से समाज बनना शुरू हो जाएगा। समाज जहाँ बनना शुरू हुआ वहाँ पर राजा बनना शुरू होगा, कबीले का सरदार बनना शुरू होगा, अब वर्चस्व की लड़ाई होगी, तो हर तरह की अब चीज़ें बननी शुरू हो जाएगी। फिर कृषि का आविष्कार हुआ, अब लोगों को भटकना नहीं पड़ता था जंगल जंगल, न शिकार तो भी करते थे, लेकिन वो अब ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर आश्रित होने लगे। इसके बाद पहिया का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ। ये 2 चीज़ों की खोज ने मानवों की ज़िंदगी को ऐसा बदल के रख दिया कि वो मनुष्य आज तक विकास कर ही रहा है। फिर पूरे विश्व में कृषि की शुरुआत होती है, पूरे विश्व में होती है इसी टाइम पीरियड में। नील घाटी की सभ्यता में यही होती है, मेसोपोटामिया, भारत के मेहरगढ़ में, यहीं से। और फिर ग्राम्य जीवन का शुरुआत होता है। अब ग्राम्य जीवन यानी कि जब अस्थायी जीवन हो गया, कृषि का आविष्कार हो गया, तो अब ग्राम्य जीवन का शुरुआत होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया पाषाण काल के पार्ट 2, और ये पाषाण काल को हम कम से कम आपको हम चीज़ों को उपलब्ध कराकर ज़्यादा से ज़्यादा हमने आपको नोट्स बनवाए हैं। तो कृपया कर आप इनको अपने कॉपी में ज़रूर उतारिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने बनाया है, और फिर ये इसको मेंस लिखने में आप उपयोग करेंगे। धन्यवाद।